नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अखिलेंद्र, प्रैक्टिसिंग लॉयर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इलाहाबाद एंड दिल्ली। मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का है और मैं 10 साल से बतौर अधिवक्ता काम कर रहा हूँ। जुडिशियल एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ और जुडिशरी की प्रिपरेशन भी साइलेंटली चल रही है। जुडिशरी की प्रिपरेशंस मीन्स एलिवेशंस एंड हायर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी मैं कर रहा हूँ। तैयारी के साथ साथ मैं कई कोर्स का अध्ययन भी करता हूँ, कई एक्ट का अध्ययन करता हूँ और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स उन चीज़ों को यूज़ करता हूँ और साथ ही उस चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ज्ञान देने का कोशिश करता हूँ। साथियों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास और प्रारंभ कर रहे हैं महत्वपूर्ण है, विशेष है और सामान्य लोगों के लिए भी ये जानकारी बड़ी रोचक हो सकती है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे AC/ST एक्ट के बारे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट एक्ट 1989 के बारे में। यह एक्ट क्यों बना था, क्या इसकी भूमिका है, क्या पृष्ठभूमि है, यह क्रमगत में धीरे धीरे करके एक एक वीडियो सेशन में आप लोगों को समक्ष मैं रखूंगा। देखिए, भारत में हर नागरिक को समानता का अधिकार है। देखिए, पहले दो चीज मैं निकाल लूं। एक तो AC/ST एक्ट की बुक आप लोगों के समक्ष रखने में आनंद मिलेगा और दूसरा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने क्यों निकाला, ये दो बुक्स क्यों मैंडेटरी है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। देखिए, AC/ST एक्ट का उद्गम जो है या फिर किसी भी कानून का उद्गम जो है, जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री है, हम हर नदियों का उद्गम होता है, उसी तरीके से जैसे मैक्सिमम भारत की नदियों का उद्गम अगर साउथ की नदियां छोड़ दी जाए जो उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं या उत्तरी क्षेत्र में भारत भूखंड के प्रवाहित होती है, इवन तो पाकिस्तान तक जो जाती है नदियां, उन सबका उद्गम स्थल जो है हिमालय है। उसी तरीके से भारत में जितने कानून हैं उनका उद्गम जो है यह हिमालय रूपी संविधान है। संविधान की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि संविधान के आर्टिकल 13 में जो प्रोविजो दिया गया है, प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कानून फुलफिट बैठता है तो उसे हम कानून के रूप में भारत में लागू कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक जो चरण होता है वो किसी का जो पुराने लॉज हैं, अब तो पुराने लॉज बहुत सारे लॉज हैं अभी एग्जिस्टेंस में है और कई लॉज जो हैं, जो मॉडर्न क्रिमिनल लॉज जो आए हैं वो पुराने क्रिमिनल लॉज को चेंज करके आए हैं, तो उन बातों पे अभी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से अडॉप्ट होता है। मैं उसका भी आपको आर्टिकल बता दूंगा कि जितने आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से हमारे पुराने लॉज को रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन सा आर्टिकल बताता है। सबसे पहले अगर हम किसी विषय पे चर्चा करना चालू करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट वाले सब्जेक्ट में आएंगे, जो 12 से लेकर 35 तक दिया गया है और 12 से लेकर 35 तक दिए गए विषय में ही इस एक्ट का जन्म होता है। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें ऐसे इस एक्ट का जन्म 12 से लेकर 35 में ही होता है और अन्य कानून भी जो हैं भारत में प्रचलन में जो हैं और लागू होते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं वो लागू होता है। अब देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। किसी भी संविधि की, किसी भी कानून की एक पृष्ठभूमि होती है और पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है, उससे आप एक्ट की मानसिकता जान सकते हैं। तो इस एक्ट की पृष्ठभूमि जो है आर्टिकल 17, 15 और 46 पे बेस्ड है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी से के बारे में कहता है, छुआछूत से परहेज के बारे में बात करता है। भारत में
क्योंकि कई आक्रांता आए गए और शासन किए, उस दौरान बहुत चीज़ों में एक तरीके से इवोल्यूशन हो जाता है, इवॉल्व होता है, और जब इवॉल्व होता है तो कुछ अच्छी चीज़ें निकलती हैं और साथ में कुछ बुरी चीज़ें भी निकलती हैं। उसी तरीके से भारत में अगर कुछ अच्छी चीज़ें भी आई थी हमारे पूर्वजों के एंशिएंट कानून में या फिर व्यवस्था में, और कुछ बुरी चीज़ें आई तो वो थी अनटचेबिलिटी। जो टचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कि छुआछूत की बातें भारत में आई, और जो कास्टिज्म हुआ, जाति धर्म, मतलब पहले भारत में वर्ग विधान था और जाति विधान की विशेषता जब से आई तो जातीय विधान आया, तो जातीय विधान के आधार पे लोग जो है जातीय धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने लगे, करते थे भी और करने लगे, जिसको आर्टिकल 15 जो है बैन करता है और उस पर प्रोहिबिटेड करता है। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन्स, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजों पे वो क्लियरली देखिए लिखा है, मैं बता दे रहा हूं। रिलीजन, रेसेस, कास्ट, सेक्स के ग्राउंड्स पे आप किसी को उसकी योग्यता को या फिर उसके उपयोग को, समाज में सभी व्यक्ति उपयोगी होते हैं और उन व्यक्तियों को आप समाज से बहिष्कृत नहीं कर सकते हैं या फिर उनके प्रति किसी तरीके से भेदभाव की व्यवस्था नहीं कर सकते। यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा। अब इसी क्रम में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जो हमारे भारत में चल रहा था कि कुछ ऐसे लोग थे जो ट्राइब कास्ट थे, जैसे जो आदिवासी लोग थे, वो जंगलों में रहते थे और वो उतने सिविलाइज नहीं थे जिसको हम मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, वो उसको अडाप्ट नहीं कर पाए थे। तो उनके रहने बोलने चलने और रख रखाव व्यवस्थाएं जो उनकी अपनी एक परंपरा है वो डिमोलिश ना हो, वो स्ट्रक्चर टूटे ना, और उनका जो अपना एक कल्चर है वो समाप्त ना हो। इसलिए उस ट्राइब कास्ट को, वो जो ट्राइब है, जो कबीलाई मतलब वो आदिवासी लोग जो हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करना भी आवश्यक था। आवश्यकता ही नहीं थी बल्कि एक मूलभूत नेसेसरी थी, क्योंकि वो ना ही वो इस तरह के मॉडर्न लॉज को जानते थे और ना ही वो इस मॉडर्न लॉज से के होने वाले इम्पैक्ट के बारे में उनके ऊपर किसी तरीके का मैं कहूं कि पूर्ण रूप से भली बात नहीं थे। उनके विरुद्ध होने वाले जैसे कोई सामंती टाइप के लोग जो थे, जिनको जमीन, पहाड़, नदियों और क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की भूख थी, वो एक्सप्लॉइट करते थे जंगलों को, और उन एक्सप्लॉइटेशंस का विरोध करने पे आदिवासियों के साथ बहुत सारी हिंसा होती थी। उन हिंसा को रोकने के लिए एक सिस्टम बना। हमारे लॉ मेकर्स जो थे, लॉ मेकर्स ने थॉट डिसाइड किया कि, और हमारे कानून के विद्वत जन डिसाइड किए, जो आर्टिकल 46 में लिखा है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शंस, मींस दैट जो हमारे समाज में पिछड़े लोग रहे, जो पिछड़ गए थे, जिसको हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में इवॉल्व नहीं कर पाए थे, जोड़ नहीं कर पाए थे, अपने अपनी सभ्यता से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, तो उनको कनेक्ट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए एक रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया गया था। और ये रिजर्वेशन जो है उनके इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और हेल्थ, और वो हर एक ह्यूमन बींग को नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स जो होता है एक मानव को फलीभूत होने के लिए, एक अच्छा मानव बनने के लिए, एक सिविलाइज्ड मानव बनने के लिए, जो सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर बनने वाले मानव को बनने के लिए हमें जो मूलभूत चीजें चाहिए थी वो उनको प्रोवाइड कराई जा सके, इसके लिए हमारे लॉ मेकर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिया था उसको एक्सप्लोर करते हुए, इन्हांस करते हुए, और एट्रोसिटी से बचाने के लिए, अत्याचार से बचाने के लिए,
अत्याचार मतलब उनकी एक कह सकते हैं उनकी सेल्फ डिग्निटी को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बनाया उसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे हम कॉमन ट्रेंड्स में, जो कॉमन ट्रेंड्स में है लोग जानते हैं, एसी एसटी एक्ट, उसको प्रायः से संबोधित किया जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जाति सूचक गाली देना, मतलब किसी अगर कोई शेड्यूल ट्राइब कास्ट का है तो उसके उसके डिग्निटी जो उसकी कम्युनिटी है उसको हे दृष्टि से देखकर अपमानित करना, मंदिर, कुएं, तालाब एवं सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ सोशल कॉमन प्लेसेस हैं, कॉमन प्लेसेस जैसे कॉमन वर्शिप प्लेसेस होते हैं मंदिर, कॉमन वाटर ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटीज तालाब ये होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस या फिर कॉमन इंटरफेरेंस जहाँ है वहाँ उनकी एक्सेस से उनके एक्सेस को रोका नहीं जा सकता, उनके प्रवेश से निषेध नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वो जो है गलत होगा और वो बिल्कुल क्या कहते हैं बेकार की थॉट्स होंगी और उसके लिए पिनलाइज किया जाएगा आपको कि अगर आपने ऐसा किया है किसी भी ट्राइब्स को या फिर ट्राइब्स को किसी को उसके जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैव बीन ए सिटीजन ऑफ इंडिया विच इज बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड एसी एसटी एंड अदर थिंग्स, मतलब जिस भी जाति से बात बिलोंग करते हैं और आप इसके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो आप सीधा सीधा आर्टिकल 15 और 17 का और 14 का वायलेशन करते हैं। अगर इस तरह का वायलेशन आप करते हैं तो आर्टिकल्स में पनिशमेंट तो है नहीं, तो पनिशमेंट क्या दी जाएगी, आपको दंड क्या दिया जाएगा, और दंड इसलिए निर्धारित किया जाता है ताकि समाज में रिफॉर्म हो सके और एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो और जीरो टॉलरेंस की नीति, कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों में अपराध करने की प्रवृत्ति कम हो और एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति की रक्षा कर सके। चूंकि कानून की अनभिज्ञता इनको प्रायः 1988 में माना जाता था और 89 में जो हमारा लॉ बना था 1989 में, उसमें माना जाता था कि कानून की अनभिज्ञता थी तो इनकी प्रॉपर्टी संपत्ति पे कब्जा करना संभव था और वो कब्जा होना संभव था, तो इसलिए इन चीज़ों के लिए भी प्रॉपर्टी से, संपत्ति से, उन अन्य लोगों के इंटरफेरेंस से, जो इनकी कम्युनिटी से बाहर के थे, जो ट्राइब्स के बाहर के थे, जो जनजातीय क्षेत्रों से बाहर के थे या जनजाति से बाहर के थे, उनकी संपत्ति पे कोई कब्जा न कर पाए, उनकी पहाड़ और जमीन को संरक्षित करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया। आपने बाउंडेड लेबर का नाम सुना होगा, बंधुआ मजदूरी का प्रचलन था, साहूकार जो थे या फिर सेठ्स जो थे, बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट जो है एक बहुत बड़ा समाज पे तमाचा था और ये पूरे वर्ल्ड वाइड था, इवन दो इंडिया में नहीं था, यह इस तरीके का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड वाइड था जहाँ स्लेव्स जो थे, मजदूर जो थे, उनको ऐसे स्लेव्स बंधुआ मजदूरों को, बाउंडेड लेबर को रखा जाता था। तो बाउंडेड लेबर के लिए भी लॉज बने, लेकिन अगर इस कम्युनिटी के लोगों को अगर बाउंडेड लेबर बनाया जाएगा तो उनके लिए क्या पिनल्स होंगे, क्या दंड होंगे, उसका भी निर्धारण इसी एक्ट के अंतर्गत होता है। अब एक कॉमन सी बात है कि जहां लिटरेसी लेवल कम होती है, शिक्षा कम होती है, तो रोजगार के साधन अन्य तरीके से ढूंढे जाते हैं। उसी क्रम में आता है, इस कम्युनिटी में पहले प्रायः माना जाता था कि इनकी महिलाओं को घर में काम करने के लिए स्थान दिया जाता था और काम कराया जाता था। उस दौरान अगर इनका किसी ने लैंगिक उत्पीड़न किया, किसी ने अगर समाज में, खेतों में या फिर कहीं भी इनके साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न किया तो उसके लिए भी व्यवस्था थी। दूसरा चीज कम्युनल वायलेंस, सामूहिक हिंसा अगर इस कम्युनिटी के खिलाफ किया जाता है तो उसके लिए भी क्या पीनल होंगे और क्या व्यवस्थाएं होंगी वो भी दिया गया था। अब एक जनरल परसेप्शन है कि एसी एसटी जो है नॉन बेलेबल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और इसके अंतर्गत जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। इसमें जो इंडियन जुडिशरी ने जो इंटरप्रिटेशन करके जो थोड़ी सी लिबर्टी दी है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो बिलो 7 ईयर्स ऑफेंसेज हैं
जिनमें 7 ईयर से कम है उसमें अरेस्ट का प्रोविजन नहीं होता है, नोटिस दी जा सकती है, जो कॉन्सेप्ट पहले से हम लोग जानते हैं, जो बीएनएसएस का है और जो सीआरपी से एलोबरेट होके न्यू कॉन्सेप्ट में बीएनएसएस में डील हुआ है, उसको हम लोग पहले से जानते हैं। इसमें मैक्सिमम सजा 6 महीने से लेके आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए एक स्पेशल जुरिडिक्शंस, एक अलग कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। स्पेशल कोर्ट्स होता है कि इस तरीके के मामले को जल्दी से जल्दी टेकल करके निस्तारण किया जाए और त्वरित सुनवाई का लाभ उस पीड़ित पक्ष को मिल सके। सरकार द्वारा चूंकि कोई भी ऑफेंस जो है स्टेट के अगेंस्ट होता है, तो एक जनरल परसेप्शन है कि अगर अगर सरकार उन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उनके वायलेशन पे उसको प्रोटेक्ट कर नहीं कर पाती है, और सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है, जो कि मैक्सिमम ऑफेंसेज इसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाते हैं, उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाते हैं, एलोबरेट करके ट्रीट किए जाते हैं, तो सरकार की ये बाउंडेड ड्यूटी है कि उनको कंपनसेट करे। तो इसमें कंपनसेशन का भी प्रोविजंस बनाया गया है। यह एक्ट केवल पिनलाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि इक्वेशन बैलेंस के लिए है, समाज में स्थिरता के लिए है, और एक जो लंबी खाई बनी हुई है, उस खाई बनी हुई थी या फिर उस खाई को कम करने का प्रयास करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट को बनाने का एक रिफॉर्मेटिव रीजंस है, ना कि अनदर कोई रीजंस नहीं है, किसी तरीके का विशेष पिनल या फिर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का उद्देश्य कतई नहीं है। यह भारत के संविधान की एक इकाई को, फंडामेंटल राइट्स को पुष्ट करने के लिए आर्टिकल 15, 14, 17 और आर्टिकल 46 के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस इन लोगों को मिले हुए हैं या फिर इस कम्युनिटी को प्राप्त है, उस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तरीके से उनके कल्चर्स को सेव करने के लिए, उनकी डिग्निटी को सेव करने के लिए इस एक्ट की मैंडेटरी रीजन्स उस समय समझा गया था। तो हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने, हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी ने इस तरीके का एक बहुत शानदार एक्ट बनाया और जिससे समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई। अब हम इसके दूसरे सेशन में दूसरे पड़ाव में चलेंगे। आवश्यक है कि दूसरा पड़ाव भी समझना जरूरी है। देखिए, इसको अगर डेफिनेशन पार्ट्स में हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन जो है, हु हैव बीन ए शेड्यूल कास्ट, वो ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक सिस्टम बना हुआ है, क्लासिफिकेशंस है, और उसको शेड्यूल जो है, शेड्यूल में मेंशन है कि हु हैव बीन केम इन द शेड्यूल कास्ट। ये डिपेंड करता है एरिया वाइज, ना कि कास्ट वाइज। यह एरिया वाइज डिपेंड करता है, और इसकी लिस्ट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, प्रोनाउंस करती है कि हु हैव बीन केम इन द शेड्यूल कास्ट। यह बिल्कुल एक गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आता है, और एक लिटरली उसको मैं कहा जाए तो एक काउंटिंग और जनगणना करके और उनकी इकोनॉमिकली सोशल कैटेगरीज और उनके कल्चर्स को देखते हुए जो एक्चुअल लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, और उसी लिस्ट के अनुसार उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है, और उसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है। आपने देखा होगा सेवरल टाइम कई लोग कास्ट सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। उनका रीजंस ये नहीं है कि वो ओबीसी एसटी ओबीसी कैटेगरीज का कास्ट क्लेम करें। उनका रीजन है कि वो चाहते हैं, वो ऑब्टेन करना चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कास्ट में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन एक क्लासिफिकेशन है, स्टैंडर्ड है, जिसको पूरा करने पर ही स्टेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट इशू करता है। अब ट्राइब्स का मतलब ये है कि जिनका जनजीवन जंगलों पे निर्धारित रहा हो और उनका एक सेपरेट कल्चर रहा हो, उस सेपरेट कल्चर को वो फॉलोअप करते हैं, और वो फॉलोअप करके अपने आप को बिल्ड करते हैं, मजबूत करते हैं। डेफिनेशन पार्ट्स को अगर हम स्टडी करेंगे इस एक्ट की, तो डेफिनेशन पार्ट्स को सेक्शन 2 में बहुत शानदार तरीके से बताया गया है, और सेक्शन 2 में कहा गया है अत्याचार पीड़ित विशेष न्यायालय जैसी परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और सेक्शन 3 में जो है ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी के बारे में है, अत्याचार है जो कम्युनिटी के बारे में किसी ने करता है,
और ऑफेंस सेक्शन 3 के सब क्लास 2 भी में मर्डर एंड ग्रेवियस हार्मफुल ऑफेंसेस के बारे में डील करता है। 4 जो है नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट की है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इस तरीके की नेग्लेक्टिंग बिहेवियर करता है तो उसके लिए है। 5वां जो है सर्टन प्रोविजन ऑफ आईपीसी एप्लीकेबल, जो आईपीसी की मूल धाराएं हैं वो लागू हो। इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी 6 से लेकर 12 तक है कि उनकी व्यवस्था दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए और उनकी इस मुकदमे को जांच पड़ताल कैसे की जाती है। स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन सेक्शन 14 में दिया गया है और 15A में राइट्स ऑफ विक्टिम एज विटनेसेस एंड विटनेसेस, जो पीड़ित और गवाहों के लिए एक उनके क्या राइट्स हैं उसके लिए सेक्शन 15A में व्यवस्था की गई है। और नॉन एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 18 में प्रोविजन है, इसमें एंटीसिपेशन नहीं हो सकता है। और 19 से 23 तक मिसलेनियस सब्जेक्ट के बारे में डील किया गया है। इन सब चीज़ों पर मैं आगे के क्लास में एलोबरेट करूंगा, आगे के सेशंस में बहुत अच्छे तरीके से डील करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा लगा, तो अपनी कमेंट में राय रखिएगा और राय रखने के बाद उम्मीद करता हूँ अगर अगले सेशन की आवश्यकता होगी तो कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।